हेलो फ्रेंड्स, मैं अरविंद कुमार अभिजीत ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों से बता देना चाहूं कि इस चैनल पर बिहार बोर्ड एग्ज़ाम से संबंधित सभी विषयों की तैयारी करवाई जाती है, तो आप जा कर के वीडियो से अपनी तैयारी कर सकते हैं। इस चैनल पर अभी बहुत सारे रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड किए गए हैं। तो आज मैं साइंस के फिजिक्स से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आया हूं, जो प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन से है, जो कि आपके एग्ज़ाम में 100% पूछे जाने की चांसेस हैं। तो इस वीडियो को जितना से जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, ठीक है। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। प्रकाश की किरण गमन करती है, प्रकाश की किरण गमन करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। प्रकाश की किरण गमन करती है हमेशा सीधी रेखा में, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि प्रकाश का वेग जो है कांच में बिल्कुल कम होता है, ठीक है। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्योंकि प्रकाश जब चलती है तो प्रकाश का वेग हमेशा कांच में ही कम से कम चल पाता है। कहाँ? कांच में चल पाता है, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। ऑप्शन है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और अवतल दर्पण और उत्तल लेंस, ठीक है। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण, क्योंकि उत्तल दर्पण जो है मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, जिसमें बहुत बड़ी बड़ी तस्वीरें जो है छोटी दिखाई देती है, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन है चौथा नंबर, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है, तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। क्योंकि अवतल दर्पण जो है, अवतल दर्पण जो है मोटर कार के हेडलाइट में लगा रहता है, जिसके चलते जो है क्या करता है, मोटर कार का हेडलाइट प्रकाश को और अधिक वृद्धि करता है, ठीक है। इसके बाद पांचवा नंबर सवाल क्या कह रहा है, पांचवा नंबर सवाल कह रहा है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी काल्पनिक, क्योंकि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है, ठीक है। इसके बाद छठा नंबर सवाल क्या है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है डायोप्टर, ठीक है। क्या होता है? डायोप्टर होता है। आपका ऑप्शन नंबर ए 100% सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहते हैं, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाली चित्रों को क्या कहते हैं, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर, क्योंकि इसको जो है किरण के द्वारा दर्शाया जाता है और इसको किरण आरेख कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? किरण आरेख कहते हैं, ठीक है। आठवां नंबर क्वेश्चन जो है कह रहा है कि दो डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है, दो डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 50 सेमी। कितना होता है? 50 cm होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए 9वां नंबर सवाल जो है, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 cm है, तो उसकी क्षमता होगी, क्या होगी? किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 cm है, तो उसकी क्षमता
क्या होगी? ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि किसी उत्तल लेंस का पक्षांतर अगर 50 cm है तो इसकी क्षमता जो है +2 डायोप्टर हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 10वां नंबर देखते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? ये तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रकाश जब ऐसे समूह में चलता है तो इसको हम क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 11 नंबर में क्या है? उत्तल लेंस की क्षमता होती है। उत्तल लेंस की क्षमता होती है तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा धनात्मक होती है। क्या होती है? धनात्मक होती है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद 12 नंबर में जो है आपको कह रहा है कि अवतल लेंस की क्षमता होती है। अवतल लेंस की क्षमता होती है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, क्योंकि अवतल लेंस की क्षमता हमेशा ऋणात्मक होती है। क्या होती है? ऋणात्मक होती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, उत्तल लेंस को कहते हैं। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? उत्तल लेंस को कहा जाता है अभिसारी लेंस, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपको करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये जो है अभिसारी लेंस कहा जाता है। ठीक है, चलिए 14 नंबर में जो है इसमें जो है 14 नंबर में अवतल लेंस को कहते हैं तो क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि अवतल लेंस को हम लोग अपसारी लेंस भी कहते हैं। इसे 2 नामों से जाना जाता है। ठीक है ना, चलिए इसके बाद जो है 15 नंबर सवाल है। क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो ये तो आसान सा सवाल है, तो ऑप्शन नंबर नहीं, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो इसके लिए ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर होगा। मिट्टी से हम लोग जो है क्या नहीं बना सकते हैं? क्या नहीं बना सकते हैं? लेंस नहीं बना सकते हैं। मिट्टी से हम लोग लेंस नहीं बना सकते हैं, इसलिए आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 16 नंबर में जो है कह रहा है कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि उत्तल दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ठीक है, इसलिए आंसर नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना, चलिए 17 नंबर में क्या कह रहा है? किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि अवतल दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, अवतल दर्पण से। ठीक है, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 18 नंबर में कह रहा है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे 2। एक जो है पहला नियम जो है होता है पहला हो जाएगा आपको आपतन बिंदु और परावर्तन बिंदु और उस पर डाला गया अभिलंब एक ही तल में होते हैं, और दूसरा हो जाएगा आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। ठीक है ना, इसलिए बी जो है आपका ये बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 19 नंबर में क्या कह रहा है? 19 नंबर में जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, यानी जब
हवा से कांच में प्रवेश करती है। हवा हो गया आपको विरल माध्यम और कांच हो गया सघन माध्यम, ठीक है। और जब विरल से सघन में प्रवेश करती है तो हमेशा अभिलंब की ओर झुक जाती है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपके लिए करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एक बार आप लोग को दिखा देते हैं, यहाँ ऑप्शन नंबर बी आपको अगर इधर विरल है, सघन है और इधर विरल है, तो प्रकाश की किरण जब हवा से कांच में गुजरती है, इधर मान लीजिए हवा है और इधर कांच है, इधर गुजरती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, ठीक है। इसलिए 19 नंबर का जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 20 नंबर में कह रहा है फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है तो क्या होता है। सबसे बाहर जो लगा होता है फोटोग्राफी कैमरा का, जो हम लोग को कैमरा जो है लिया जाता है, कैप्चर किया जाता है, उसका अभिदृश्यक कह रहा है कि अभिदृश्यक होता है। फोटोग्राफिक कैमरा का अभिदृश्यक कौन सा दर्पण या लेंस उसमें लगा रहता है, ठीक है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा, क्योंकि आपका जो है उसमें उत्तल लेंस, ये उत्तल लेंस लगा होता है, ये जो है सही हो जाएगा, उत्तल लेंस होगा, ठीक है। इसके बाद कह रहा है 21 नंबर में, 21 नंबर सवाल क्या कह रहा है। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। 21 नंबर में साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। कोई भी वाहन जब चलाया जाता है तो उसके बगल में उत्तल दर्पण लगाया रहता है, जिसके कारण बहुत बड़े बड़े फिगर को जो है छोटा बनाकर दिखाता है। इसलिए इसमें जो है ऑप्शन नंबर बी आपको आंसर सही होगा, उत्तल दर्पण, ठीक है। चलिए 21 नंबर में सवाल क्या कह रहा है। 21 नंबर में सवाल क्या कह रहा है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 cm है, 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। तो हम सभी लोग जानते हैं कि फोकस दूरी जो है अवतल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इसलिए अगर फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो वक्रता त्रिज्या मालूम होना चाहिए कि 20 सेंटीमीटर होगा। कितना होना चाहिए, 20 सेंटीमीटर होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है आपके लिए सही आंसर होगा, 20 cm, ठीक है। इसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 23 नंबर में कह रहा है निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहा जाता है, ठीक है। क्या कहते हैं। निर्गत किरण यानी जब कोई निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं। यहाँ कोई किरण आ रहा है और यहाँ से निकल गया, तो ये इस कोण को जो है हम लोग क्या कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसे हम लोग निर्गत कोण के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 24 नंबर में क्या कह रहा है। 24 नंबर में कह रहा है सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग होता है। 24 का आपको ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। किस लेंस के द्वारा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो ये होगा अवतल लेंस के द्वारा। किस लेंस के द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 26 नंबर में क्या कह रहा है। 26 नंबर में परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, परावर्तन कोण
और बराबर अपवर्तन कोण हो जाता है, परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण हो जाता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 27 नंबर। चलिए 27 नंबर में क्या है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, तो ये तो हमेशा सीधा ही होना चाहिए। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 28 नंबर में सवाल है। 28 नंबर में क्या कह रहा है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि लेंस में फोकस दूरी की संख्या 2 होती है। ठीक है, 29 नंबर में क्या कह रहा है, 29 नंबर में कह रहा है सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वह जो है अवतल होता है। क्या होता है, अवतल होता है। ठीक है, चलिए 30 नंबर में क्या कह रहा है, 30 नंबर में कह रहा है दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। यानी दाढ़ी बनाने के लिए इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, क्योंकि दाढ़ी बनाने के लिए एक दर्पण रखा जाता है, अवतल दर्पण, जिसमें मूछें और दाढ़ी बड़ी बड़ी दिखाई देती है। ठीक है, इसलिए इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 31 नंबर में, एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है। एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होनी चाहिए। तो उस लेंस की फोकस दूरी होनी चाहिए +100 cm, +100 cm होनी चाहिए, प्लस का 100 cm होनी चाहिए। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप लोग को सवाल है 32, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 cm है, तो दर्पण तथा लेंस संभवतः कैसा होना चाहिए। तो दर्पण तथा लेंस संभवतः दोनों क्या होना चाहिए, अवतल होना चाहिए। दोनों क्या होना चाहिए, अवतल होना चाहिए। ठीक है, 33 नंबर में सवाल क्या कह रहा है, 33 नंबर में कह रहा है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, तो हम पहले ही बता चुके हैं कि प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम हैं, परावर्तन के भी 2 नियम हैं और अपवर्तन के भी 2 नियम हैं। इसलिए इसमें जो है बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है 34 नंबर में, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है साइन आई बाई साइन आर होता है। ठीक है, दोनों कोण को बटा कर दिया जाता है, इसलिए इसमें जो है आपको ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसके आगे जो है 35 नंबर में सवाल कह रहा है एक उत्तल लेंस होता है। एक उत्तल लेंस होता है, क्या होता है, तो हम कह सकते हैं कि एक उत्तल लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, इसलिए ये सी वाला जो है ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। ठीक है, 36 नंबर में है, 36 नंबर में सवाल कह रहा है अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। अवतल लेंस का आवर्धन यानी m बराबर होता है किसके, ये जो है फार्मूला है, इसको याद रखना एकदम इम्पोर्टेंट है। आपको 36 नंबर में कह रहा है अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है, किसके बराबर होता है जी, जल्दी बताइए किसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है, वी बाई यू के बराबर होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, वी बाई
यू होता है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है तो क्या है। R बराबर 2F होता है। R बराबर 2F होता है, इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। R बराबर जो है 2F होता है, इसलिए ये जो है करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 38 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। 38 नंबर में कह रहा है सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग किया जाता है, कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है या फिर कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि अवतल दर्पण का इसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है 39 नंबर में उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो हम सभी को मालूम होना चाहिए, पहले हम लोग सब्जेक्टिव में इसको देख चुके हैं, ऑफलाइन क्लास में तो देखे ही हैं, अभी ऑनलाइन इसकी तैयारी चल रही है। तो कह रहा है उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है जी। तो वास्तविक और उल्टा होता है, वास्तविक और उल्टा होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद 40 नंबर में आते हैं। 40 नंबर में क्या कह रहा है, उत्तल लेंस में जब बिंब f और 2f के बीच रखा जाता है। उत्तल लेंस में जब बिंब यानी कि वस्तु, बिंब का मतलब वस्तु होता है, f और 2f के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब कैसा होना चाहिए। बहुत ही आसान सवाल है, बड़ा और वास्तविक होना चाहिए। इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 41 नंबर में सवाल कह रहा है दो वक्रीय मतलब टेढ़ा होता है, टेढ़ा मेढ़ा होता है, ठीक है। दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं। दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं। तो बहुत ही आसान सवाल है, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि गोलीय दर्पण कहा जाता है उसको, क्या कहा जाता है, गोलीय दर्पण कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद में जो है 42 नंबर में सवाल क्या कह रहा है, वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो, वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित यानी कि उभरा हुआ हो, उसको क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि उसको कहते हैं उत्तल दर्पण। क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 43 नंबर में क्या कह रहा है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, बहुत ही आसान सवाल है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें सही होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। चलिए 44 नंबर में क्या कह रहा है, 44 नंबर में कह रहा है किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक क्या है। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक क्या है। बहुत ही सिंपल सी सवाल है, इसका ऑप्शन नंबर डी मात्रक विहीन हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा मात्रक विहीन, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद 45 नंबर में क्या कह रहा है सवाल, 45 नंबर में क्या कह रहा है सवाल, लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं। लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं, उसको जो है प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। 46 नंबर में देख लेते हैं। 46 नंबर में कह रहा है किसी शब्दकोश में पाए गए अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे, ठीक है। किसी शब्दकोश में पाए जाने वाले अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस का प्रयोग करेंगे।
तो आप कहिएगा कि गुरुजी इसमें जो है 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस से ही आप उसको साफ साफ देख सकते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 46 के बाद जो है 47 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है? इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 नंबर 1/v + 1/u = 1/f। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इसी को हम क्या कहते हैं? दर्पण का सूत्र कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला नंबर सवाल 48 नंबर में गोलीय दर्पण, गोली दर्पण लिख दिए हैं, सॉरी, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है? तो आप कहिएगा कि गुरुजी गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है? तो आप कहिएगा गुरुजी ये जो है सी से, यानी उसके वक्रता केंद्र से निरूपित किया जाता है। सी से यानी उसके वक्रता केंद्र से। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 49 नंबर में निर्वात में प्रकाश की चाल होना चाहिए, सॉरी इसको हम छाल लिख दिए हैं, चाल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? चाल होना चाहिए, चाल, चाल होना चाहिए। ठीक है, तो कह रहा है निर्वात में प्रकाश की चाल है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना है जी? आप कहिएगा गुरुजी 3 × 108 मीटर/सेकंड होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ये होना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर ए होना चाहिए। ठीक है, अंतिम सवाल क्या कह रहा है? अंतिम सवाल जो है कह रहा है कि अंतिम सवाल है मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता होती है, मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता होती है, अधिक होती है। ठीक है, मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता कम होती है, अगर अधिक होती है। अगर आ जाए पतले लेंस की आवर्धन क्षमता, पतले लेंस की आवर्धन क्षमता, तो पतले लेंस की आवर्धन क्षमता कितनी होती है? तो कम होती है। पतले की कम होती है और मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता अधिक होती है। ठीक है, चलिए इसी के साथ मैं अपना वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ। और एक बार फिर आप लोगों से कहना चाहूँगा, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, और अपने दोस्तों के पास इतना शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और मैं एक एक करके सभी ऑब्जेक्टिव्स को आप लोग को पढ़ाऊँगा चैनल के माध्यम से, या फिर वीडियो के माध्यम से, लाइव क्लास के माध्यम से। इसलिए इस चैनल को आप जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, और जितना अधिक से अधिक हो सके शेयर करें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।